हेलो एंड नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर दीपानेता और आपका स्वागत है अराउंड द वर्ल्ड लास्ट वीक के सीरीज में। एज यूजुअल आप अपने टैब, नोट्स, एटलस सामने खोल लीजिए एंड मेरे साथ जो भी लास्ट वीक में जियोपॉलिटिक्स हुआ है उसको कवर करते हुए, समझते हुए आप अपने नोट्स कंप्लीट करते रहिए। तो कुछ ऐसे खबरें होती हैं जैसे जिसको आप एग्जाम्पल्स की तरह यूज करोगे, कुछ ऐसे खबरें होती हैं जो कि आपका लार्जर अंडरस्टैंडिंग ऑफ जियोपॉलिटिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इस पर्टिकुलर एपिसोड में जो लास्ट वीक में हुआ था उसमें 3 या 4 बड़ी खबर है। उसके अलावा जो भी छोटी छोटी खबरें हैं, इट इज अगेन जस्ट लाइक साइड लाइन्स में क्या हो रहा था, छोटी मोटी खबरें जो आपको एक लार्जर पिक्चर दे सकता है बाद में। इमीडिएटली इसको आप यूज नहीं कर पाओगे, नीदर फॉर योर प्रिपरेशन नॉर एज ए डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में भी, बट उसको आप एज एन एग्जाम्पल यूज कर सकते हो। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल एक न्यूज है चाइना के बारे में कि चाइना इज सेंडिंग अ लॉट ऑफ स्टील टू इंडिया, जिसके वजह से काफी इश्यूज शुरू हो चुका है। और ये कोई नई खबर नहीं है, ये जून महीने से चल रहा है खबर में, बट एवरी ऑल्टरनेटिव मंथ में ये खबर न्यूज़पेपर्स में आ रहे हैं एंड द एनालिसिस इज दैट कि दिस इज अ न्यू एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट दैट इज इमर्जिंग बिटवीन इंडिया एंड चाइना। स्पेशली एक तरफ हम डीएस्केलेशन की बात कर रहे हैं एलएसी में, दूसरी तरफ ट्रेड में ये एक नया कॉन्फ्लिक्ट इमर्ज कर रहा है। तो छोटी सी खबर है, बार बार रिपीट जरूर हो रही है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, बट एरियाज ऑफ कोऑपरेशन ऑन कॉन्फ्लिक्ट इन इंडिया चाइना रिलेशन में इसको आप एग्जाम्पल की तरह यूज कर सकते हो व्हेन इट कम्स टू ट्रेड रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो लास्ट वीक का जो भी खबर था इसको आपको इस तरीके से यूज करना है। अब 2 तरीका रहता है नोट्स बनाने का, मैं हमेशा कहती हूँ, एक आप रनिंग नोट्स बनाओ, जैसे कि जब मैं पढ़ा रही हूं तो आप रनिंग नोट्स ले लो, या आप एक बार सुनने के बाद जहां जहां आपको ऐड करना है, वैल्यू एडिशन नोट्स होती हैं, वहां जाके आप इसको ऐड कर सकते हो, बट दैट इज टाइम टेकिंग, क्योंकि आपको हो सकता है कि सेकेंड टाइम भी सुनना पड़े एंड आप प्रॉपर एरिया में लिखोगे। तो इट इज अप टू यू हाउ यू वांट टू टेक योर नोट्स। रनिंग नोट्स इज एज गुड एज पॉसिबल, ईजी रहता है, बट अगर आपको दूसरा तरीका यूज करना है तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। पहला आप आराम से सुन लो, दूसरा आप 1.5x के स्पीड में सुन लो, इजी रहेगा, राइट। चलिए आते हैं सबसे बड़ी खबर में। लास्ट वीक क्राइसिस खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है वेस्ट एशिया में। इस पर्टिकुलर चीज को मैंने ऑलरेडी 2 अलग वीडियोस में कवर किया है। मैंने एक कवर किया है कि रिटर्न ऑफ आइसिस बोल के, जहां पे मैंने HTS जो रिबेल ग्रुप है उसके बारे में कवर किया है। दूसरा मैंने और एक वीडियो में कवर किया है रिगार्डिंग द फैक्ट दैट रेबेल ग्रुप किस तरीके से दमिश्कस की तरफ मूव कर चुका है, बशर अल असद पे क्या इंपैक्ट है और कौन है इनके पीछे जो क्राइसिस चल रहा है। तो डिटेल्ड एनालिसिस के लिए आप 2 वीडियोस है आप जा सकते हो, बट इसमें मैं बहुत ब्रीफली बताने वाली हूं क्या चल रहा है। तो सडनली खबर आती है कि एक रेबेल ग्रुप इडलिब से लेके एलेपो का मूवमेंट करते हुए एलेपो में जो नेशनल आर्मी है उसको हरा के एलेपो को कैप्चर कर दिया, और उसके बाद दे स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स और मूविंग टूवर्ड्स दमिश्कस, ठीक है, जिसके वजह से बशर अल असद की फैमिली और वो खुद भाग गए हैं। कहा जा रहा है कि वो रशिया गए हैं। अब बशर अल असद अगर देखा जाए तो ही वॉज अ प्रो रशियन गवर्नमेंट लीडर थे वो, एंड उनको सपोर्ट करने के लिए ईरान, रशिया ऑब्वियसली, ऐसे कंट्रीज हमेशा से थे, इवन ड्यूरिंग द सिविल वॉर दैट हैड हैपेंड इन सीरिया। अब यहां पे अगर आप देख रहे हो तो आज के दिन में रशिया ऑक्यूपाइड है यूक्रेन वॉर के साथ, और ईरान इज इन अ स्टेट ऑफ फ्लक्स, जहां पे उनके जो प्रॉक्सीज हैं, चाहे हुतीज, हिजबुल्लाह या हमास की बात करें, तीनों आज के दिन में एकदम उनकी लीडरशिप को मार दिया है इजराइल ने, एंड दे आर एट देयर वीकेस्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो कहीं से भी एक्सटर्नल सपोर्ट नहीं आया बशर अल असद को, इवन दो देयर वर रिपोर्ट्स कि रशिया ने अपने जेट्स भेजे हैं एंड एवरीथिंग। इन दिस लाइट द रेबेल्स
move forward and they kind of have taken over Syria today. यहाँ पे दो important news again is important. क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि ये जो रेबल ग्रुप है HTS, उनके पीछे कौन है. हमेशा याद रखना कि रेबल ग्रुप के पास इतना पैसा नहीं होता है unless they have taken over some illegal business, जो कि आज के दिन में देखा जाए तो it is illegal arms trading या opium trading या human trafficking, right? अब ये तीनों चीजों में अगर हम सीरिया की बात करें तो सीरिया में ओपियम नहीं ग्रो होता है इतने लार्ज स्केल में, ना ही यहाँ पे इतना बड़ा कोई इलीगल आर्म्स ट्रेड है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. पहले जब आइसिस था उस समय पे इनफ्लो हुआ था आर्म्स का, एंड आइसिस ने ऑफ कोर्स अपने जो इंटरनेशनल सपोर्टर्स है वहां से आया था, एंड यूएस ने फुल फ्लेजेड सप्लाई किया था आर्म्स को टू कुर्दिश फाइटर्स टू फाइट अगेंस्ट आइसिस. उस पर्टिकुलर टाइम पे बहुत इन्फ्लो हुआ था आर्म्स का इन सीरिया. बट धीरे धीरे जैसे आइसिस खत्म होता रहा, इरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स यहां पे आने लगे उस वैक्यूम में, एंड दे स्टार्टेड यूजिंग सीरिया एज अ ट्रेनिंग ग्राउंड फॉर हिजबुल्लाह एंड हमास. स्पेशली कहां पे होता था? डेमस्कस में होता था, और ये सभी को पता है, इट्स नॉट अ हिडन सीक्रेट कि ईरान डेमस्कस को यूज करता था फॉर ट्रेनिंग. तो जो भी वेपन्स आते थे वो ईरान लेके आता था एंड वो अपने प्रॉक्सीज को दे देता था. एज सच इलीगली मूवमेंट नहीं होता था वहां पे जहां पे इट वाज ओपन ब्लैक मार्केट फॉर सेल. तो दैट मीन्स जो रेबल ग्रुप है जो आज के दिन सडनली इमर्ज करता है 13 साल बाद एंड अटैक करता है और जीतता है, मतलब ही है कोई ना कोई उनको फाइनेंस किया है एंड ट्रेनिंग दिया है टू यूज वेपन्स. तो यहां पे इंपॉर्टेंट है ये ऐसे दो खबर. एक खबर है कि यूएस ने कहा है कि इवन इफ वी कॉल अ ग्रुप अ टेररिस्ट ग्रुप और अ रेबल ग्रुप, these nomenclatures does not stop talks from taking place. मतलब यूएस ने इंडिकेट किया है they are more than happy to talk to HTS. दूसरा एक न्यूज आता है HTS के स्पोक्सपर्सन के द्वारा कि HTS का जो मेन एजेंडा है वो ईरानियन लोगों को हटाने के लिए है. HTS is more than happy to talk to Russia, is more than happy to talk to any international government who wants to engage. They only want that जो सिटीजन्स हैं सीरिया के उनके डिमांड सुने जाए rather than being proxies of any other country, which again if you look at it logically means that कि जो लोगों का सपोर्ट होगा वो HTS के साथ है, that is रेबेल ग्रुप के साथ होगा. एंड ये दोनों न्यूज ये कहता है कि भाई HTS को सपोर्ट करते हैं कई सारे गवर्नमेंट्स, GCC, यूएस. दूसरा यूएस का जो न्यूज है वो ये दर्शाता है कि भाई द चेंज दैट हैज हैपेंड इन सीरिया ये एक बहुत प्री प्लान्ड तरीके से किया गया है, ये कोई सडन इरप्शन नहीं है. अब आते हैं जो इसका तीसरा पहलू है. जैसे ही HTS पहुंचा डेमस्कस में, लास्ट 2 दिन से खबर ये आने लगी है कि इजराइल ने बॉम्बार्डमेंट करना शुरू कर दिया है इन सीरिया. अब इजराइल और सीरिया का जो कॉमन टेरेन है वो गोलान हाइट्स के पास है. यहां पे गोलान हाइट्स ये जो है ये सी ऑफ गैलीली है. सी ऑफ गैलीली के बाद यहां पे आता है गोलान हाइट्स. गोलान हाइट्स के बाद एक बफर जोन है. ये एरिया इजराइल ने 1967 के वॉर में जीता था, एनेक्स किया था, राइट? लेट मी टेक्निकली कॉल इट एनेक्सेशन हियर. एंड एनेक्सेशन को करते हुए ये इलीगली ऑक्यूपाइड टेरिटरी इजराइल का बन चुका है. अब यहां पे इजराइल ने क्यों किया था वो इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि जो सी ऑफ गैलीली है इट इज अ फ्रेश वाटर सोर्स, एंड इजराइल को हमेशा से डर था कि इस पर्टिकुलर सी को गार्ड करना फ्रॉम द लोकेशन इट हैड प्रीवियसली हैड. 1967 में जो लोकेशन था वो सिक्योर नहीं है, उनको हाइट का एडवांटेज नहीं था उस समय पे, इसीलिए 1967 में ये गोलान हाइट्स लिया गया था. एंड इससे क्या हुआ कि सी ऑफ गैलीली को सिक्योर किया गया एज वेल एज हाइट का एडवांटेज भी मिल गया इजराइल को.
अब जो बफर जोन था, बफर जोन में ये कहा गया था कि भाई इजराइल और सीरिया इस बफर जोन को हमेशा मानेंगे एंड दे विल नॉट मूव अहेड। अब ये जो इलीगल ऑक्यूपेशन और उसके बाद एनेक्सेशन हुआ था, इजराइल ने एनेक्सेशन किया था, इसका डिफरेंस मैं बता देती हूँ। एक होता है ऑक्यूपेशन, मतलब आप उसको ऑक्यूपाई करते हो पर अपना टेरिटरी नहीं डिक्लेयर करते हो। एनेक्सेशन होता है आपने कोई टेरिटरी लेके कह दिया ये हमारा है, राइट, सो दैट इज एनेक्सेशन। दूसरा ये है कि आप कह रहे हो कि ये ऑक्यूपाई करते हुए कह रहे हो ये हमारा है नहीं, बस हम ऑक्यूपाई कर रहे हैं। ये दोनों अलग चीज हैं, इलीगली ऑक्यूपाइड और एनेक्सेशन। एनेक्सेशन इस पर्टिकुलर एरिया इलीगली जो गोलान हाइट्स का एनेक्सेशन को इंटरनेशनल रिकॉग्निशन नहीं मिला है। सिर्फ यूएस ने एक लौता कंट्री है जिन्होंने इसको एक्सेप्ट किया था, वो भी 2019 में व्हेन डोनाल्ड ट्रंप हैड कम टू पावर। तो उससे पहले किसी ने भी गोलान हाइट्स को एज सच इजराइल का नहीं माना है, और आज भी सिर्फ यूएस ही है जो ये मानता है गोलान हाइट्स एक्चुअली बिलोंग्स टू इजराइल। अब ये तो हो गया गोलान हाइट्स की बात। अब आते हैं जो खबर में है कि इजराइल ने बम्बार्डमेंट शुरू कर दिया है इन दीज लोकेशंस, स्पेशली अराउंड डेमस्कस। इजराइल का कहना है कि भाई सीरिया के पास काफी ज्यादा केमिकल वेपन्स हैं और वो नहीं चाहते हैं कि ये केमिकल वेपन्स रेबेलियन ग्रुप्स के हाथ में लगे, क्योंकि नहीं पता कि ये रेबेल ग्रुप्स एक्सट्रीमिस्ट हैं या टेररिस्ट है या क्या उनका आइडेंटिटी होगा in the coming days. So they don't want the extremists to they don't want the rebel groups to actually access the chemical weapons. तो उनका मानना है कि भाई केमिकल वेपन्स को डिस्ट्रॉय कर देना सही रहेगा rather than being used against Israel. You never know कि बाद में यूज होगा कि नहीं। 2018 में कंफर्म्ड रिपोर्ट्स आई थी कि बशर अल असाद के पास कई सारा केमिकल वेपन्स स्टॉक पाइल में हैं और ऐसे केमिकल वेपन्स पहले भी यूज किए गए हैं सीरियन सिविल वॉर में। सो ये तो कंफर्म्ड है कि सीरिया के पास केमिकल वेपन्स हैं और उनके जो पर्टिकुलर लोकेशंस हैं वो भी ऑलमोस्ट कंफर्म्ड है। मैं ऑलमोस्ट इसलिए कह रही हूं क्योंकि कंट्रीज के पास ये इंटेल इंफॉर्मेशन है। द थर्ड थिंग इज दैट इसको बम्बार्ड करने का कोई और ऑल्टरनेटिव है क्या इजराइल का? क्या सिर्फ ये केमिकल वेपन्स ही है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम? क्योंकि मैंने पहले कहा था कि भाई यूएस का एक सपोर्ट दिख रहा है, देन व्हाई इज इजराइल बॉम्बार्डिंग इट? सो एक ब्यूटीफुल सा टाइटल हेडलाइंस है एक्चुअली न्यूज़पेपर का, अल जजीरा का है एक्चुअली, इजराइल इज बॉम्बार्डिंग सीरिया, व्हाई? बिकॉज इट कैन डू सो। नाउ दैट इज द पॉइंट। अगर आप पूरे चीज का टाइमिंग देखते हो, एक तरफ हिजबुल्लाह के साथ सीज फायर किया गया ये कह के कि हाँ भाई हमें अपना मिलिट्री को रिकू करना है, मतलब उसको फिर से वापस स्ट्रेंथन करना है। दूसरी तरफ लेबनान शांत हुआ और दिनों में सीरिया एकदम हाईलाइट हो गया, और सीरिया में ऐसा हाईलाइट हुआ है कि भाई टारगेट किया गया दमिश्क को जहां पे ईरान का ट्रेनिंग ग्राउंड था। अब इजराइल कहता है कि नहीं, हम केमिकल वेपन्स को बॉम्ब करने के लिए दमिश्क को बॉम्ब कर रहे हैं, दमिश्क की एरियाज को बॉम्ब कर रहे हैं। अब अगर आप रीड बिटवीन द लाइंस करते हो तो आपको क्या लग रहा है, इजराइल क्यों एक्चुअली में बॉम्ब कर रहा है सीरिया को? प्लीज राइट इन द कमेंट्स ताकि मैं भी समझूं कि आपको ये पूरी कहानी समझ में आई है कि नहीं, या इसको मैं एक दूसरे वीडियो में और डिटेल्ड एनालिसिस करूं इसका। चलिए आते हैं नेक्स्ट न्यूज में। ऑफ कोर्स साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट, ये और एक बड़ा न्यूज था, सडनली डिक्लेयर करते हैं मार्शल लॉ और उसका 6 घंटे बाद मार्शल लॉ को कैंसिल कर देते हैं। कहा जाता है कि उनके अगेंस्ट में इंपीचमेंट होगा, इंपीचमेंट का ट्रायल भी हुआ था, मतलब कोशिश भी की गई थी, बट वो इंपीचमेंट हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि रूलिंग पार्टी ने सपोर्ट नहीं किया। एंड आज के दिन में जो डिफेंस मिनिस्टर है उनको अरेस्ट कर दिया गया है फॉर इंसरेक्शन। ऑन द अदर हैंड जो प्रेसिडेंट यून सुक यूल है उनको कहा गया है कि भाई साउथ कोरिया से आप निकल नहीं सकते हो। इंपीचमेंट से तो बच गए हैं, बट बहुत प्रेशर आ रहा है
from various labor unions, civil groups to actually remove him from the post or to arrest him. तो कई एंगल से आप अभी भी कहानी अनफोल्ड हो रही है, अभी तक नहीं पता है कि क्या होने वाला है टू यून सो क्यू। क्या इसका कोई जियोपॉलिटिक्स में इंपैक्ट है? The basic impact is on the fact that एक डेमोक्रेटिक कंट्री सडनली कैसे एक अथॉरिटेरियनिज्म की तरफ जाने लगा था और कैसे एक लीडर के हाथ में मार्शल लॉ यूज करते हुए ये ट्रांजिशन पॉसिबल है। सो दैट इज व्हाट फ्रॉम द थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव या जियोपॉलिटिक्स ये समझना जरूरी होगा आपके लिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज। उफ, इसको लेके तो क्या हल्ला मचा है। तो डोनाल्ड ट्रंप, मतलब you have to understand, you cannot give that much weightage to what Donald Trump sometimes says. वो, again he is a perfect influencer जो कुछ भी कह देते हैं without understanding the ramifications of it. So he suddenly came and said कि they can, the BRICS countries, if they want to go for de-dollarization, they can find another sucker. If they go against the mighty US dollar, they can, they will not get the golden US economy and all of that support of the golden US economy. ऐसा बहुत कुछ उन्होंने बोल दिया, जिसके वजह से एक ब्रिक्स कंट्रीज में मैंने बड़ा हल्ला मच गया कि अरे भाई de-dollarization का स्ट्रेट फॉरवर्ड क्रिटिसाइज करते हुए यूएस के होने वाले प्रेसिडेंट ने कहा है कि ऐसा अगर कोई भी अफवाह आता है तो ये दिक्कत होने वाली है, 100% टैरिफ लगा देंगे हम ब्रिक्स के कंट्रीज पे अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया। तो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने कहा कि भाई ये बात आ कहां से रही है, क्योंकि ब्रिक्स में ब्रिक्स करेंसी के बारे में ऐसा कोई बात हुआ नहीं है एंड डी-डॉलराइजेशन को इंडिया समर्थन नहीं देता है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट इंडिया इज लुकिंग एट इज कि किस तरीके से ट्रेड इंप्रूव किया जाए एंड अगर ट्रेड लोकल करेंसी में हो तो वो बेटर होगा। इन अदर वर्ड्स, India is trying to find ways of improving trade relations rather than de-dollarization, right? So he was very clear about this fact that ऐसा कोई भी कुछ नहीं हो रहा है ब्रिक्स में। अगर ब्रिक्स में ऐसा कोई सेंटिमेंट है भी, उसका मतलब ये नहीं है कि सभी जो ब्रिक्स के मेंबर्स हैं उसको समर्थन देते हैं। अभी बहुत दूर है अगर हम डी-डॉलराइजेशन के बाद भी करें। BRICS currency is not something that is being discussed at this point of time. So this is the response from the government of India and we have yet to see कि क्या अभी जो BRICS के समिट होने वाला है उसमें क्या कितने नए मेंबर्स आएंगे एंड डी-डॉलराइजेशन पे एक्चुअली में क्या होने वाला है। 1 जनवरी 2025 में हमें पता चल जाएगा कि कौन नए मेंबर्स हैं फॉर BRICS इन द कमिंग ईयर। आते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। यस, तुषी, दैट इज हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी हैड गॉन टू विजिट रशिया। एजेंडा क्या था? एजेंडा वाज कि जो हमारा गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है INS तुशील, उसको कमीशन किया जाए। कहां पे किया गया है? कैलिनिनग्राड में किया गया है। INS तुशील इज एन अपग्रेडेड क्रिवाक 3 क्लास फ्रिगेट। अब INS तुशील के बारे में इफ यू हैव टू नो फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इंडिया रशिया रिलेशंस, अगेन एग्जाम्पल की तरह आएगा इन इंडिया रशिया डिफेंस रिलेशंस। तो जब आप इंडिया रशिया रिलेशंस बना रहे हो, व्हेन यू आर राइटिंग इट, वहां पे ऑब्वियसली एक मेन कंपोनेंट रहेगा इंडिया रशिया डिफेंस रिलेशन एंड उसमें एक आता है मेक इन इंडिया या कोऑपरेशन इन डिफेंस डील्स। तो INS तुशील विल बी एन एग्जाम्पल ऑफ दैट, जहां पे 2016 में जो डील किया गया था 4 फ्रिगेट्स का 2 रशिया में बनाए जाएंगे, 2 इंडिया में बनाए जाएंगे, उसका एग्जाम्पल है INS तुशील। एंड ये जो प्रोजेक्ट है ये दर्शाता है अ क्लोज कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड रशिया व्हेन इट कम्स टू डिफेंस, स्पेशली टेक्नोलॉजी एज वेल एज द काइंड ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी की तो बात हो भी रही है, बट अपग्रेडेशन की भी बात हो रही है। दैट बोथ ऑफ कंट्रीज केम टुगेदर टू अपग्रेड अ सर्टेन काइंड ऑफ अ स्टेल्थ फ्रिगेट जो इट्स कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द लीथल इन इट्स क्लास। ठीक है, तो दिस इज अगेन
एरिया ऑफ कोऑपरेशन, इंडिया रशिया रिलेशंस का एक स्ट्रेंथ पॉइंट है, एक पिलर है. सो अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आने वाला है, बट इसको आप एग्जाम्पल की तरह यूज कर सकते हो इन योर आंसर. अगेन राजनाथ सिंह जी विजिट टू रशिया was also, उस विजिट के दौरान ही ऑल्सो मेट प्रेसिडेंट पुतिन, और वही कहा कि भाई इंडिया एंड रशिया के रिलेशन के बारे में कि भाई बहुत स्ट्रांग है, डिफेंस टाइज बहुत इंपॉर्टेंट है एंड द यूजुअल थिंग. बट द प्रॉब्लम क्या है जब हम इंडिया रशिया रिलेशंस की बात करते हैं कि बहुत ज्यादा फोकस करता है ऑन डिफेंस. आज के दिन में देयर आर नो अदर सपोर्टिंग पिलर्स, देयर इज नो सॉफ्ट पावर टाइज, इतना टूरिज्म नहीं हो रहा है. ट्रेड में भी क्रूड ऑयल का ट्रेड डोमिनेट करता है, हम डाइवर्सिफाइड नहीं कर पा रहे हैं. सो इंडिया रशिया टाइज हैव टू बी डाइवर्सिफाइड बियॉन्ड डिफेंस, दैट इज द रिक्वायरमेंट. ये वे फॉरवर्ड होगा आपके आंसर का. आते हैं नेक्स्ट न्यूज पे, यहां पे आते हैं, राइट. तो अफ्रीका इज अगेन इन न्यूज, सूडान को लेके बहुत बातचीत हो रहा है, पर उसी में एक छोटा सा न्यूज आया था. अगेन इसको आप एग्जाम्पल की तरह यूज करोगे, मैं आपको यहां पे बताती हूं कैसे. न्यूज क्या है इसको पहले समझते हैं. फ्रांस ने अपने ट्रूप्स विड्रॉ कर दिए हैं फ्रॉम द कंट्री शाद. ये फ्रांस का लास्ट कंट्री था जहां पे फ्रांस अपने ट्रूप्स को स्टेशन किया था. उससे पहले माली, बुर्किना फासो और नाइजर में, सहेल रीजन में, यहां इतने सारे जगहों पे फ्रांस ने अपने ट्रूप्स को स्टेशन करवा के रखा था टू फाइट अगेंस्ट इस्लामिस्ट्स इन दिस रीजन. बट शाद इज द लास्ट कंट्री जहां से ये विड्रॉल हो रहा है, एंड 2 वॉर प्लेन्स निकल चुके हैं फ्रॉम द कैपिटल. और ये जो है ये एक यू टर्न है विच वाज साइन ऑन 28th of November, बिकॉज उससे पहले शाद कंट्री जो है वो चाहती थी कि फ्रांस के ट्रूप स्टेशन हो यहां पे. ना धीरे धीरे इफ यू स्टार्ट सीइंग, जो यूरोपियन प्लेयर्स हैं, जो ट्रेडिशनल प्लेयर्स थे अफ्रीका को बांटने में, एक्सप्लॉइट करने में, वो विड्रॉ कर रही हैं और नए प्लेयर्स आ रहे हैं. तो पहले अगर मैं आपको बोलूं कि भाई अफ्रीका को लूटा कौन है, आप बोलोगे ब्रिटेन, राइट. ब्रिटेन के साथ जर्मनी और फ्रांस भी इन्वॉल्व हैं, और उसके पहले स्पेन, पोर्टुगल, मतलब जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उन्होंने ही बेसिकली अफ्रीका को लूटा है. उसमें से कई जो कंट्रीज हैं, जैसे स्पेन या पोर्टुगल की बात करें, वो निकल चुकी हैं. जर्मनी धीरे धीरे विड्रॉ कर रही है, बट अभी भी पॉकेट्स में है. यूके ऑफ कोर्स अभी भी है, बट फ्रांस का विड्रॉल दिखने लगा है. एंड सहेल रीजन में, एज आई सेड, शाद वाज द लास्ट कंट्री टू गेट आउट, फ्रांस टू गेट आउट फ्रॉम. नाउ अब प्रॉब्लम कहां पे आ रहा है, यहां पे जो नए प्लेयर्स आ रहे हैं. नए प्लेयर्स कौन है? चाइना है ना. चाइना यहां पे it is entering through its economic force, not through the defense. और इकोनॉमिक फोर्स किस तरीके से? डेट ट्रैप से. कंट्रीज को डेट ट्रैप करते हुए अपने पावर के अंडर वो ले आ रहे हैं. एक था आपका हार्ड पावर, जहां पे मिलिट्री के थ्रू में यूरोपियन पावर्स ने इनको सब्जुगेट किया हुआ था, इनको सबड्यू किया हुआ था अफ्रीकन्स को. आज के दिन चाइना अपना डेट ट्रैप लेके इट हैज कम इन टू सबड्यू और काइंड ऑफ एक्सप्लॉइट अफ्रीका. एंड ये जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन है, दिस इज द न्यू फॉर्म ऑफ, the word of new colonialism is the correct word for that. ये एक नया तरीका है जिसके थ्रू में अफ्रीका आज के दिन में एक्सप्लॉइट हो रहा है. चलिए आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे. बलूचिस्तान. ना बलूचिस्तान हैज बीन इन न्यूज अगेन. बलूचिस्तान में कई महीनों से लीडर्स गायब हो रहे हैं, दे आर जस्ट डिसअपियरिंग, वैनिश हो रहे हैं. अब उसके लिए जो मिसिंग लोग हैं उनके लिए कई प्रोटेस्ट रैलीज की गई हैं. उनमें से एक जो लीडर वैनिश हुआ है या मिसिंग हुआ है वो है एक्चुअली दिलजान बलोच. अब उनके लिए जो प्रोटेस्ट हो रही हैं वो धीरे धीरे they are becoming more they are picking up more violent. उस जितना प्रोटेस्ट वायलेंट हो रहा है उतना पाकिस्तानी मिलिट्री क्रैकडाउन कर रही है, और पाकिस्तानी मिलिट्री जितना फोर्स यूज कर रही है प्रोटेस्ट को सबड्यू करने के लिए, उतना प्रोटेस्ट स्प्रेड कर रहा है. सो बेसिकली बलूचिस्तान इज इन फायर अगेन. अब ये मिसिंग पीपल की बात समझते हैं. प्रॉब्लम ये हुआ था जब बलूचिस्तान का मैटर सुलझा नहीं बाय मिलिट्री, बाय फोर्स,
तो पाकिस्तानी मिलिट्री ने अपनाया एक दूसरा टैक्टिक जो कि रेड के थ्रू किया गया था। बिजनेस हाउसेस, मीडिया, एक आम आदमी के घर पे जाके रेड करके वहां पे लोगों को उठा के अगेन फॉर क्वेश्चनिंग, सिर्फ क्वेश्चनिंग के लिए उठाया जाता था, उसके बाद वो मिसिंग हो जाते थे, वैनिश हो जाते थे, गायब हो गए। अब इसके वजह से सडनली एक देयर वाज अ वेव कि भाई ये जो तरीका अपना रहा है द मिलिट्री, इट इज बेसिकली एन इलेजिटिमेट एक्ट ऑफ वायलेंस, जहां पे डर का एटमॉस्फेयर क्रिएट करके लोगों को ये बताया जा रहा है कि भाई आपको तो हम प्रोटेस्ट करोगे तो आप पे गोली तो चलेगी, बट जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके घर पे जाके उनके जो it could be a man, it could be a woman, even because even women are being disappeared now, they are also vanishing, missing, children are missing, all of this is happening. So now what has happened is that उनको ये डर क्रिएट कर दिया गया है कि भाई आपके घर पे जाके जो आपके घर वालों हैं उनको भी हम क्वेश्चनिंग के लिए उठाएंगे, उसके बाद वो वापस आए या नहीं आए कुछ कर नहीं सकते। नाउ द पाकिस्तानी पुलिस इज सेइंग दैट दे हैव बीन अरेस्टेड एंड दे आर इन they are in custody. कुछ लोगों का जब पाकिस्तानी पुलिस से पूछा गया, मिलिट्री से पूछा गया, तो उन्होंने बोला कि इनके बारे में तो हमें कुछ पता ही नहीं है। Now this is where the entire problem is emerging. Now what is the state doing? ये तो सभी को पता है कि पाकिस्तान में डीप स्टेट है, तो जो मिलिट्री करेगी उस वही होगा। शहबाज शरीफ करने क्या वाला है, वो पपेट है। जुडिशरी क्या कर रही है? जुडिशरी को बोल दिया गया है कि भाई एग्जीक्यूटिव एरिया, इसमें हाथ भी मत लगाना। तो जुडिशरी ने कोशिश किया था कि भाई एक कमेटी बैठाया जाए, एक सारे रिपोर्ट्स बनाए जाए, पर उनको बोला कि एग्जीक्यूटिव एरिया में इंटरफेयर मत करना, खत्म है यहाँ पे। सो दिस इज अ न्यू वे that Pakistani military, not a new way, it's a new tactic I would say, that Pakistani military is using to suppress protests in Balochistan. अब प्रॉब्लम यहाँ पे है कि even if you do this, the anger of people is not going to end. और जब तक ये गुस्सा रहेगा तब तक ये प्रोटेस्ट चलते रहेंगे, और ये प्रोटेस्ट कब वायलेंट बन जाएगा, यू नेवर नो। पाकिस्तान शुड ऑब्जर्व बांग्लादेश इन दिस केस। तो इसी वजह से इट इज इंपॉर्टेंट दैट बलोची पीपल एंड व्हाट इज हैपनिंग इन बलोचिस्तान शुड बी ऑब्जर्व फ्रॉम फ्रॉम द स्फीयर ऑफ कि भाई हमारे नेबरहुड में एक इंपॉर्टेंट सिविल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसको स्टडी करना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट इज गोइंग टू हैव अ लॉन्ग टर्म इंपैक्ट ऑन इंडियाज नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। ओके, आते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। UN passes, now these newses are basically supposed to be used as examples, so we'll do this first. UN ने अपना 20th रेजोल्यूशन पास किया है, UNGA का है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का है। 20वां रेजोल्यूशन है कंडेमनिंग नॉर्थ कोरिया, और नॉर्थ कोरिया में जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। आप एग्जाम्पल कहां यूज करोगे कि UNGA के रेजोल्यूशन का कोई मान्यता नहीं है, इवन दो इंटरनेशनली एक दिस इज सीन एज अ you are basically shaming a country, right? You are basically saying that कि इस country में human rights violation है, इनके leadership has failed, and this is a problem country, it is a country which is not responsible. आप basically एक country को criticize कर रहे हो internationally, but इससे कोई फर्क नहीं होने वाला है, कोई sanctions नहीं लगने वाले, कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि ये UNGA का है। So example can be used in the UNGA why it is not an important negotiation room. यहाँ पे सिर्फ बातें होती हैं और कुछ नहीं होता है। UN needs to change, not only the UNSC but also the UN General Assembly. आते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। अगेन किम जोंग उन ने कहा है लिमिटलेस न्यूक्लियर एक्सपेंशन। तो ये एग्जाम्पल कहाँ पे यूज करोगे, क्योंकि न्यूक्लियर आज के दिन में बहुत ज्यादा बज में है। सो यू शुड नो अबाउट India's nuclear policy, you should know about what is the buzz. ये रशिया ने जो बज स्टार्ट किया है, इसका मतलब क्या है, डेटरेंस का मीनिंग क्या है, और ये जो
बार बार किम जोंग उन कह रहा है कि भाई हमें लिमिटलेस न्यूक्लियर वेपन्स चाहिए, न्यूक्लियर एक्सपेंशन चाहिए। इसका इंपैक्ट क्या होने वाला है, क्योंकि ऐसे एक कंट्री को जो इररिस्पॉन्सिबल है, जहां पे इतने सारे ह्यूमन राइट्स वायलेशन के रेजोल्यूशंस हैं उनके खिलाफ में, उनको अगर न्यूक्लियर एक्सपेंशन दिया जाए, व्हाट डू यू थिंक, will Kim Jong Un even think twice before using it, or will nuclear deterrence work? क्योंकि उनको अगर आप as नॉर्थ कोरिया को आप देख रहे हो, it does not fit into the criteria of a responsible state जिनके पास ये nuclear deterrence काम करेगा। So having nuclear weapons and nuclear limitless nuclear expansion will be dangerous। एंड आज तो हमें यह भी पता है कि नॉर्थ कोरिया ने अपने सोल्जर्स भेजे हैं रशिया में टू फाइट। सो देयर इज डेफिनेटली अ क्विड प्रो क्वो जहां पे रशिया इज गोइंग टू हेल्प नॉर्थ कोरिया इन दिस लिमिटलेस न्यूक्लियर एक्सपेंशन। आते हैं नेक्स्ट न्यूज पे, जॉइंट फाइटर जेट डेवलपमेंट बिटवीन यूके, इटली एंड जापान। तीनों कंट्रीज ने साथ में साइन किया है एक जेट डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में। नाउ इन दिस इट बेसिकली इंडिकेट्स दैट इटली इज कमिंग इन एज अ न्यू पार्टनर टू द एग्जिस्टिंग military cooperation in the Pacific, and Italy is unlike Germany and France, Italy is entering into this particular foray with the help of UK. Now ये interesting रहने वाला है क्योंकि I am expecting a very similar kind of announcement coming across between India, Italy and one of the Quad members, जहां पे Italy and India is going to show some kind of a defense cooperation, some kind of a bigger cooperation than what is existing, in order for Italy to step into the Indo-Pacific region. ये इटली का मूव है टू कम इनटू द इंडो-पैसिफिक, which it previously was not there. पहले तो नहीं था इटली, राइट? हम फ्रांस की बात करते थे, बट ये इटली का फोरे है इनटू दिस रीजन। आगे आते हैं नेक्स्ट न्यूज पे, ये है UNODC, यूएन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम का एक रिपोर्ट आया था ऑन द इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये 25 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। उस दिन ये रिपोर्ट पब्लिश की गई थी। So from your exam perspective, you should know कि UNODC का full form क्या है। Second, you should know the International Day for the Elimination of Violence Against Women का कौन सा डेट है। And the next thing is ये report exactly कहता क्या है। Report basically says that on an average of 140 women and girls were killed daily in 2023 by their family members। सबसे important जो बात किया गया है कि होम इज द मोस्ट डेंजरस प्लेस फॉर वुमेन एंड गर्ल्स। ये जो स्टेटमेंट है यही पूरे रिपोर्ट में दोहराया गया है कि भाई इट इज होम वेयर वुमेन आर एट दे आर एट रिस्क द मोस्ट, राइट? सो दैट इज अबाउट द रिपोर्ट। आते हैं मर्कोसर ग्रुपिंग के बारे में। मर्कोसर हैज बीन इन न्यूज बिकॉज ब्राजील में इतने सारे मीटिंग्स हो रहे हैं मल्टीलैटरल। तो मर्कोसर क्या है? मर्कोसर इज अ bloc in Latin America. Okay, it's a bloc in Latin America. Members कौन है? ब्राजील, पैराग्वे, उरुग्वे, अर्जेंटीना, ये चार एक फाउंडिंग है। और 2024 में बोलिविया इज द न्यू मेंबर। बोलिविया इज द न्यू मेंबर। पहले वेनेजुएला था, बट वेनेजुएला को अभी के लिए बाहर कर दिया गया है। तो आज के दिन में हमारे पास 5 मेंबर्स हैं मर्कोसर का। मर्कोसर का इंडिया के साथ एक प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट साइन किया हुआ है जिसका स्कोप एक्सपेंशन पे बातचीत चल रही है, ठीक है? जिसका स्कोप एक्सपेंशन में ऑलरेडी the number of articles coming into the preferential trade agreement बढ़ चुका है, इसी साल बढ़ाया गया है, बट इसको और बढ़ाने की बात की जा रही है बिटवीन इंडिया एंड मर्कोसर। अब न्यूज क्या था कि यूरोपियन यूनियन ने एक ट्रेड अग्रीमेंट साइन किया है विद मर्कोसर ग्रुपिंग जिसका रेजिस्टेंस था फ्रांस को। फ्रांस ने कहा था कि भाई उनका जो डोमेस्टिक पोल्ट्री एंड फार्मिंग इंडस्ट्री है वो हिट करने वाला है बिकॉज ऑफ दिस ट्रेड डील।
ट्रेड डील तो साइन हो गया है पर अभी तक रैटिफाई नहीं हुआ है। जब तक रैटिफाई नहीं होगा सारे पार्लियामेंट्स में, सिग्नेटरी कंट्रीज के पार्लियामेंट्स में, तब तक ये डील का कोई मान्यता नहीं है, जस्ट अ डील, राइट, जस्ट अ साइन थिंग। तो एक बार रैटिफाई हो जाए इट विल कम इनटू फोर्स, बट स्टिल अ बिग थिंग बिकॉज लैटिन अमेरिका इज द फ्लेवर दिस ईयर। मैं बार बार कह रही हूँ, फोकस हैज कंप्लीटली बीन ऑन लैटिन अमेरिका दिस ईयर रादर देन ऑन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड दिस ईयर, यू नो। आते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। हाँ, इंडिया सीज अ सर्ज इन चाइनीज स्टील इंपोर्ट्स। तो जैसे कि मैंने कहा कि ये जो पर्टिकुलर न्यूज है ये इस साल कई बार आ चुका है, इफ यू हैव बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर, ये कई बार आ चुका है, बट ये आपको लिखना है एज एन एग्जाम्पल टू द न्यू एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट व्हेन इट कम्स टू इंडिया चाइना रिलेशंस। क्यों? क्योंकि इंडिया का जो चाइनीज स्टील इंपोर्ट्स हैं जो इंडिया आ रहे हैं वो इस पर्टिकुलर ईयर में फर्स्ट 7 मंथ्स में हाइक आया है, राइट, एंड it is a 1.7 million metric tons import and a 35.4% year-on-year increase, right? This has been threatening domestic producers in India. इसी वजह से the steel ministry has raised alarms seeking a 25% safeguard duty. और अगर ये ड्यूटी लगाया जाएगा तो ये एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट में आ जाएगा। चाइना भी रिटेलिएशन करेगा, कोई ना कोई ड्यूटी लगाएगा ऑन इंडियन इंपोर्ट्स व्हिच इज गोइंग टू बी अ न्यू ट्रेड वॉर बिटवीन इंडिया एंड चाइना। आते हैं नेक्स्ट न्यूज पे अबाउट दी de-escalation ऑन द बॉर्डर एरियाज। तो 32nd वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑन बॉर्डर अफेयर्स का मीटिंग था जहां पे de-escalation को लेके बातचीत की गई है, बट ये पर्टिकुलर वर्किंग मैकेनिज्म को हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने लोकसभा में जब क्वेश्चन किया गया था अबाउट de-escalation, बोला है कि दिस इज गोइंग टू बी जो de-escalation किया जाएगा वो सिस्टमैटिकली वर्किंग मैकेनिज्म ग्रुप ही करने वाला है अलॉन्ग विद द मिलिट्री, राइट। ये बहुत स्लो एंड स्टेडी रहेगा एंड इट इज गोइंग टू be at a comfort level of both the countries ताकि they do not go back to the 2020 state. So this particular working mechanism was mentioned by our external affairs minister. Now where will you use this as an example? This particular thing could be asked directly कि भाई India China borders में there are cyclic escalation and de-escalation. How does India tackle this? ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, या एरियाज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट के बारे में पूछा जा सकता है कि इंडिया एंड चाइना में इतने सारे एरियाज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है, क्या ये चैलेंज है इंडिया के पॉलिसी में। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप ये वर्किंग मैकेनिज्म ग्रुप के बारे में लिख के कह सकते हो कि भाई जब 2020 में भी एस्केलेशन हुआ था तभी भी यही वर्किंग ग्रुप ने स्टेडीली एक सिचुएशन क्रिएट किया है जहां पे आज के दिन हम डी-एस्केलेशन देख पा रहे हैं। सो this kind of diplomatic tools that we have, they are the ones who kind of manage any kind of escalation or conflict between two neighbors, right? तो ये आप as an example use करोगे when it comes to India China relation। आते हैं नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टेरियल विजिट हुआ था टू चाइना। 3 इंपॉर्टेंट न्यूज है यहाँ पे। सबसे पहला, नेपाल साइंड द BRI प्रोजेक्ट, और जो BRI के प्रोजेक्ट साइन करते हुए, ये पहले भी साइन हुआ था बट इस बार साइन करते हुए जो द मनी दैट नेपाल वाज सपोज टू गेट, अब ये क्लियर हो चुका है कि भाई वो इन्वेस्टमेंट की तरह आने वाला है अलॉन्ग विद टेक्निकल असिस्टेंस। ऐसा नहीं है जो पहले नेपाल चाहता था कि ग्रांट हो, वो नहीं हो रहा है, राइट। तो चाइना ने फाइनली वो पुश कर ही दिया है। इट इज अ मैटर ऑफ अलार्म फॉर इंडिया, स्पेशली जहां पे आप धीरे धीरे देख रहे हो कि मोस्ट कंट्रीज इन इंडियाज नेबरहुड, मोस्ट क्या, अभी तो धीरे धीरे सारे कंट्रीज हो रहे हैं, हैव slowly or are slowly falling into the debt trap of China, which is going to be a big challenge coming in the next few years. अब ये एक बड़ा न्यूज था। दूसरा न्यूज was that 9 MOUs were signed between Nepal and China. ये जो 9 MOUs हैं उसमें से if you take, I've given all the details here,
जहां पे आपका एक टनल को लेके बात हुआ है, ट्रेड एनहांसमेंट, देन यू हैव रिकंस्ट्रक्शन, एक्सपोर्ट ऑफ बफेलो मीट एंड ऑल ऑफ दिस. बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज the MOU on an economic and technical assistance agreement with a cash assistance grant of 300 million RMB, right? So there is a cash assistance grant that has been given. Now grant matlab you don't want it back, that is China does not want it, and it is in cash. So it's basically you are infusing cash there. 300 मिलियन RMB, मतलब RMB अभी यूज होगा बाय नेपाल, पहले भी होता था बट सडनली दे विल बी यूजिंग इट. फायदा रहेगा किसको? चाइना को. दूसरा चीज क्या हो रहा है, ये कैश जो इन्फ्लक्स आएगा, व्हाट विल नेपाल डू? नेपाल इज गोइंग टू स्टार्ट रीपेइंग बैक some of the international loans it has, because there is a huge pressure on Nepal at this point of time, especially because of the failure of the Pokhara airport. Now this basically means कि जो BRI का जो नेगेटिविटी था, जो नेगेटिव बज हो रहा था, उसको डिसिपिटेट किया जाएगा मीडिया में जाके ये कह के कि भाई देखो हमें ग्रांट भी तो मिला है. अब ग्रांट जरूर मिला है 300 मिलियन RMB का, बट जो प्रोजेक्ट बनने वाला है वो कई बिलियंस में रन होने वाला है और बिलियंस में जाके नेपाल फंसने वाला है डेट ट्रैप में. आगे आते हैं नेक्स्ट न्यूज पे. China's Ministry of Commerce has banned the export of critical minerals to the US. 3 critical minerals है, गैलियम, जर्मेनियम एंड एंटीमनी. अब ये क्या हो रहा है, चाइना ने बोला है कि भाई ये जो 3 मिनरल्स हैं, ये तीनों मिनरल्स ड्यूअल यूज प्रोसेस, ड्यूअल यूज के लिए होते हैं, सिविल एज वेल एज मिलिट्री, एंड इसीलिए चाइना इसको रोक रहा है. बेसिकली दिस इज अ सिग्नलिंग टू यूएस कि भाई टैरिफ बढ़ाओ, ज्यादा करोगे तो हम भी क्रिटिकल मिनरल्स नहीं देंगे. तो जो ट्रेड वॉर हम सोच रहे थे होने वाला है व्हेन डोनाल्ड ट्रंप कम्स टू पावर, शुरुआत हो चुकी है. एंड रादर देन क्रिएटिंग द ड्रामा दैट डोनाल्ड ट्रंप डिड कि हम ये टैरिफ करेंगे वो टैरिफ करेंगे, चाइना ने सिंपली कहा क्रिटिकल मिनरल्स नहीं देंगे, अब देख लो कितना टैरिफ करना है. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट चाइना हैज डन. आते हैं दूसरे न्यूज में. अगेन बांग्लादेश के इस्लामिस्ट पार्टी लीडर्स, जमात इस्लामी के लीडर्स को होस्ट किया था चाइना के पॉलिटिकल पार्टी ने. नाउ दिस इज एन इंपॉर्टेंट न्यूज बिकॉज ये जो पर्टिकुलर इस्लामिस्ट ग्रुप है, दे आर नोन टू हैव एन एंटी इंडिया नैरेटिव. बट इंटरेस्टिंग बात है कि चाइना ने हमेशा से सारे पार्टीज, चाहे वो अवामी लीग हो या बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी हो या जमात हो, तीनों के साथ चाइना ने अपने रिलेशंस बनाए रखे थे. तो जब भी कोई पावर में आता है तो कोई ना कोई फायदा जरूर होता है चाइना को. ना अवामी लीग जो कि शेख हसीना की पार्टी है, उनका एक प्रो इंडिया नेचर तो जरूर था, बट दैट डज नॉट मीन दैट शी स्टॉप बाइंग आर्म्स फ्रॉम चाइना. शी कंटिन्यूड टू बाय आर्म्स फ्रॉम चाइना एज वेल एज having several deals with China as well. But now that she has gone, उनको हटा दिया गया है. जो नई पार्टी आ रही है, which is going to be a combination of जमात इस्लामी as well as BNP, उनका एंटी इंडिया नेचर होने का समझ में तो क्लियर है एकदम. There is no doubt about the fact that these two combination is going to be anti-India. Because it is going to be anti-India, चाइना ने मौके पे चौका लगाते हुए उनको इनवाइट कर दिया चाइना में और बातचीत शुरू कर दी है. अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि चाइना इज गोइंग टू टॉक टू देम, टॉक अबाउट ट्रेड, प्रोमिसेस, बड़े बड़ी प्रोमिसेस करेंगे कि भाई बताओ कितना चाहिए पैसे. जैसे अभी केपी ओली शर्मा की बात है, क्या क्या चाहिए बताओ, हम आपको इतना ग्रांट देंगे, कैश लोन देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और आप हमें कोई बड़ा प्रोजेक्ट दे दो. यही होने वाला है बांग्लादेश के साथ भी. नाउ कैन इंडिया स्टॉप दिस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम? इतना एंटी इंडिया फीलिंग है बांग्लादेश में कि इंडिया अगर कोई भी चीज आगे बढ़े या कोई भी ऑफर करे, उसको सस्पिशियसली देखा जाएगा एज एन इंटरफियरेंस. इसीलिए आज के दिन आप देखोगे कि इंडिया चुप है, एक स्टेप पीछे लेके रखा है. एज लॉन्ग एज हिंदू माइनॉरिटीज आर सेफ, इंडिया इज नॉट इशूइंग एनी स्टेटमेंट, राइट? We are just in a wait and watch situation right now. और हाँ, चाइना हमेशा मौका ऐसे ढूंढता ही रहता है जहां पे इंडिया के नेबरहुड में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सके. तो एक ऑब्वियस क्वेश्चन आता है कि भाई सडनली एक साल में यू आर सीइंग सो मेनी इंस्टेंसेस जहां पे चैलेंजेस आने लगे हैं नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में.
सो यहाँ पे हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर को रिसेंटली एक समिट में पूछा भी गया था ये, तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे नेबर्स ऐसे ही हैं, वी हैव सच नेबर्स, कुछ कर नहीं सकते, बट पॉलिसी जो है वो हमारे नेबर्स के जो एक्शंस है उन पे डिपेंड नहीं करता है, पॉलिसी डिपेंड करता है कि हम क्या करेंगे अपने हमारे नेबर्स के साथ। तो सिक्योरिटी तो ऑब्वियसली इट इज अ प्राइमरी कंसर्न, उसको तो करना ही है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम रिलेशंस छोड़ दें, इनका मतलब नहीं कि हम एड देना छोड़ दें। जो भी हम कर सकते हैं हम करते रहेंगे, जो हम पहले भी करते थे हम आगे भी करते रहेंगे। सो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के जो पंचामृत है वो आगे भी कंटिन्यू होता रहेगा। दैट इज द रिस्पॉन्स फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आगे आते हैं रिगार्डिंग, अगेन आई कीप कवरिंग पैसिफिक आइलैंड बिकॉज पैसिफिक आइलैंड आज के दिन में काफी बज में है। मैं कहती रहती हूँ कि भाई दिस इज अनदर एरिया जहां पे काफी टेंशंस इमर्ज होने वाली हैं इन द कमिंग ईयर्स। तो ताइवान के प्रेसिडेंट हैड गॉन ऑन अ विजिट टू दीज कंट्रीज, जहां पे दो बेसिक कंट्री आइलैंड में उन्होंने विजिट किया था, आइलैंड कंट्रीज में। एक है तुवालू, एक है पलाऊ। और पलाऊ में एक आइलैंड बहुत बार मेंशन किया गया था न्यूज में, दैट इज दी मलाकल हार्बर और मलाकल आइलैंड। ना मलाकल आइलैंड की अगर हम बात करें तो वो कोरोर आइलैंड के पास आता है, बट यू नीड टू नो कि कौन से आइलैंड कंट्री का पार्ट है, वो पलाऊ आइलैंड कंट्री का पार्ट है, राइट? क्या है? मलाकल, MALAKL आइलैंड। दूसरा ऑफ कोर्स तुवालू आइलैंड की बात हो रही है। तुवालू आइलैंड आज के दिन में it is the island that has been, it is facing a lot of climate change issues, it is sinking pretty fast, and it has been one of the countries जो बार बार climate change के conferences में जाके island countries की बात उठाता है, especially the loss and damage fund की में भी बात किया है। तो यहाँ पे Vanuatu and Tuvalu islands have been very vocal about this। तो इन पर्टिकुलर कंट्रीज में भी ताइवान के प्रेसिडेंट ने विजिट किया था। इंटरेस्टिंग बात है, मैंने लास्ट अराउंड द वर्ल्ड के सीरीज में भी बात किया था कि फिजी ने रिसेंटली एक डिफेंस डील साइन किया है विद यूएस। साथ में देयर आर अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट इज हैपनिंग, जहां पे चाइना सोलोमन आइलैंड्स के साथ हैज हैड एन अग्रीमेंट कि हम डिफेंस देंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट वानुआटू, तुवालू एंड फिजी को यूएस ने कहा है कि हम आपको सपोर्ट देंगे। तो यहां पे ताइवान के प्रेसिडेंट का विजिट होना बेसिकली इंडिकेट्स दैट ताइवान इज डूइंग एग्जैक्टली व्हाट यूएस हैज टोल्ड इट टू डू, राइट? तो यहीं पे वो चीज हो रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट नोबेल पीस प्राइज विनर्स इस बार जापान के एटॉमिक बॉम्ब सर्वाइवर्स के ग्रुप को मिल रहा है, जिनका नाम है निहोन हिदेनको। इनको मिल रहा है नोबेल पीस प्राइज। अगेन मैंने जो कहा था बज इस बार न्यूक्लियर पे है, तो यहां पे चाहे वो रशिया के स्टेटमेंट्स हो, किम जोंग उन के न्यूक्लियर एम्बिशंस हो, या इंडिया के न्यूक्लियर पॉलिसी हो, या नोबेल पीस प्राइज अवार्ड्स हो, सारे जगह पे न्यूक्लियर का काफी चर्चा चल रहा है। और यहाँ पे भी द नोबेल पीस प्राइज हैज गॉन टू द निहोन हिदेनको, विच इज बेसिकली एन एंटी न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि जापान के जो एटॉमिक बॉम्ब सर्वाइवर्स हैं उनमें से 30 मेंबर्स को दिए जा रहे हैं, राइट? सो दैट इज अबाउट द नोबेल पीस प्राइज। तो दिस वाज द लास्ट ऑफ द न्यूज ऑफ अराउंड द वर्ल्ड ऑफ द लास्ट वीक। आई होप यू हैव बीन एबल टू फॉलो इट। कोई भी क्वेश्चन है, फील फ्री टू कनेक्ट विथ मी। जैसे मैंने कहा है अपने नोट्स में एग्जाम्पल्स को लिखने के लिए, प्लीज डू दैट। जो हाईलाइटेड नोट न्यूज थे मैंने आपको पहले ही कवर करवा दिए थे, और ऐसे अगर आप नोट्स बनाते रहोगे तो आपको करंट अफेयर्स फॉर इंटरनेशनल रिलेशंस नहीं करना है, इट्स ऑल पार्ट ऑफ इट। चलिए, आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, बाय।